ओके। तो क्या करता हूँ मैं। देखो ये टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो एक्चुअली ये वाला इसमें दो चीजें पढ़नी है। जो चैप्टर 11 है साहू वाली बुक का ना, तो उसमें मेनली हमें क्या करना है। हमने 10th तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। सो अगर साहू वाली बुक देखोगे तो हमने चैप्टर 10 तक फिनिश किया है। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था मैंने, और लास्ट क्लास में चैप्टर 10 फिनिश किया है। 11 पूरा चैप्टर नहीं करना है, ठीक है। तो देखो जो भी कर रहे हो सिलेबस के हिसाब से करो। अभी मैंने ग्रुप में देखा है कि अभी ये कौन है, शुभेंदु का है ना, इसने रिग्रेशन का क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है डाउट में। सर वो एंट्रेंस का है सर, वो क्वेश्चन एक्चुअली। अरे भाई साहब, एंट्रेंस का है तो जैम में अब रिग्रेशन नहीं आता है। रिग्रेशन का सिलेबस तो देख लिया करो, रिग्रेशन हट गया सिलेबस से, लास्ट ईयर था। नहीं नहीं सर, एक्चुअली सर वो बीएचयू में आता है सर, रिग्रेशन में जैम में नहीं आता है सर। रिग्रेशन में सर बीएचयू में आ रहा है सर, इसीलिए वो भेजे। अच्छा, हाँ तो बी एच के बाद में करेंगे, जैम पे फोकस करते हैं। क्योंकि जैम का सिलेबस बहुत मतलब पहले तो कम था, थोड़ा बढ़ गया है। तो रिग्रेशन पिछले साल था, पहले ओडी भी आता था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पहले आते थे। 15 का पेपर देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आया है एमएस, लेकिन अब नहीं आता है ना, उसके बाद हट गया था। चेंज होते रहते हैं, अपडेट करो सिलेबस से। और तो ये जो सिलेबस है इसमें क्या है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल का तुम्हें पता है, अब उसको जनरलाइज करना है मल्टीनोमियल, तो बहुत लोगों को पता भी होगा, है ना। तो एक ये देखना है, फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइक व्हाट इज मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, कोरिलेशन है ना, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव प्रॉपर्टी। देन हमें देखना है बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो तुमने सिंगल वेरिएबल में बहुत सारे है ना डिस्ट्रीब्यूशन तुमने देखे थे, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में। सो ऐसे जो स्टैंडर्ड बाई वेरिएट है उसमें तुम्हें एक ही डिस्क्रीट कंसीडर करना, मतलब क्वेश्चन इसी से आएगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। सिलेबस में जो नाम मेंशन है उनसे ही आएगा। सो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल का जनरलाइजेशन है डिस्क्रीट के लिए, और कॉन्टिन्यूअस के लिए बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल का है ना जनरलाइजेशन हो गया टू वेरिएबल के लिए। सो इसको नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, और फिर यही आगे इसमें भी हमने मतलब मैं कोशिश करता हूँ एक क्लास में ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, तुम्हें जानना है कि व्हाट इज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज द कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का डेफिनेशन समझना है तुम्हें। और एंड देयर रिलेशंस, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, लाइक तुम पढ़ोगे कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इंप्लाइज कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन बट कन्वर्ज डज नॉट होल्ड, इस तरह से है। और फिर है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो है एप्लीकेशन है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। और ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, और ये जो है एप्लीकेशन है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। सो मतलब रैंडम वेरिएबल एक सीक्वेंस टाइप का कंसीडर करोगे, तो उसकी हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तुमने सीक्वेंस में कन्वर्जेंस की बात की होगी, तो वो अलग चीज़ है, यहाँ वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का सेंस अलग है, और कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस अलग है ना। वो जो कन्वर्जेंस रियलिस्टिक का है वो अलग चीज़ है। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जैसे है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास में ये खत्म हो जाए, मतलब थ्योरीज, एंड देन प्रॉब्लम्स देखेंगे जैम का जो आया हुआ है। तो अभी बताने का मतलब क्या है, हमारा पर्पज जो चैप्टर 11 है उसमें मेनली तुम्हें जो साहू वाली बुक है उसमें हमें ये देखना है। इसमें इसे जनरलाइज नहीं किया, दो के लिए किया, दो और तीन के लिए किया हुआ था, हम एन के लिए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मतलब अगर बुक फॉलो करोगे तो इस बुक में तुम्हें ये जो इतने 7 डिफरेंट पार्ट्स में इसने ब्रेक किया है, यू जस्ट हैव टू सी ओनली बाई वेरिएट जो है बाइनोमियल। तो ये दो के लिए हमें मल्टीनोमियल देखना है ना, सो वो हम देखेंगे। एंड इस चैप्टर 12 में तुम्हें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, बाई वेरिएट नॉर्मल, और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो अगर तुम बुक है ना, तुम्हारे पास बुक है, तो चैप्टर 11 में ये देखना है एक बारी, और ये देखना है जो कि मैं कल डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस में है, तो ये बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तुम देखोगे तो यहाँ तुम्हें इसमें है ना व्हाट इज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, इतना आई थिंक डिटेल में डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मैं करूँगा।
और फिर ये एप्लीकेशन है, इसमें वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एक और कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, जो कि तुम्हारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं है एग्जाम में। तो दो तरह का लॉ ऑफ लार्ज नंबर होता है ना, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है, जो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का एप्लीकेशन है। और ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है ये तुम्हारा एप्लीकेशन है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है क्योंकि ये आगे है, अगला है। उसके बाद फिर आता है ना, मतलब सिलेबस में भी ऐसे ही ऑर्डर में ही है। इफ यू सी, सी हो गया कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उसके बाद सैम्पलिंग है। तो मतलब इसके बाद इन्फरेंस पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, समझ लो। तो ये सैम्पलिंग हो गया, एस्टिमेशन हो गया, हाई, और ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो गया है ना। तो तो उसके लिए इसने बहुत अच्छे से कवर नहीं किया था वो, लेकिन ठीक है, एक बार हम देख लेंगे, फिर दूसरे बुक से भी देख लेंगे। सो मतलब बेटा समझने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए ठीक है। तो लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। ठीक है, तो इसको निपटा देंगे, फिर सैम्पलिंग हो जाएगा। ये 14 चैप्टर, 15 तुम्हारा है एस्टिमेशन का पार्ट है, टेक्निक फॉर फाइंडिंग point estimators, then criteria for evaluating है ना goodness of estimators, and then some technique for finding interval। अच्छा ये confidence interval का हो गया, interval estimation, एंड यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और ये रिग्रेशन लास्ट ईयर था, इस ईयर के सिलेबस में नहीं है ना। तो मैंने 1 to 19 बोला होगा पहले कि 1 to 19 करना है हमें, बट अब क्या है, ये लीनियर रिग्रेशन और ये सब हटा दिया है सिलेबस से, तो तुम्हें 18 तक करना है। ठीक है, सो वी हैव टू डू टिल चैप्टर 18, 1 to 18 तुम्हें करना है। यहाँ बस चैप्टर 10, 11, 12 में एक एक टॉपिक ही करना है। ठीक है, 11, 12 में, तो 11, 12 मैं कल इसको खत्म कर दूंगा, मतलब एक एक यही टॉपिक है, तो इसको फिनिश कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, है ना। कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी में भी 13 भी डिस्कस कर सकते हैं, टाइम था। ओके, फिर सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस। ओके, तो अभी आते हैं डाउट्स पे, जो डाउट्स लोगों ने पूछे हैं। और बहुत सारे लोग बाद में क्लास के बाद व्हाट्सअप करते हैं, सर लिंक भेज दीजिए। तो लिंक के भरोसे मत रहो कि मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए नहीं करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी, है ना, ऐसे वो वेट मत करो, क्लास अटेंड ना करो, बाद में लिंक के लिए मैसेज मत करना, लिंक नहीं मिलेगा। तो वो मैं कभी कभी भेज देता हूँ बाद में रिवीजन के लिए, लेकिन तुम फर्स्ट टाइम ही क्लास नहीं करोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारी लाखों वीडियोस अवेलेबल है, मुझसे है ना 1000 गुना बेहतर टीचर्स हैं, तो वहाँ से देख सकते हो जाके। तो अगर तुम लेक्चर के रिकॉर्डिंग के ही भरोसे रहते हो, जो लोग रिकॉर्डिंग मांगते हो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, है ना, तुम उनका वीडियो जाकर देखो, ज़्यादा सीखोगे। हाँ जी। और कुछ लोग तुम में से ऐसे हैं, क्वेश्चन कहीं दिखता है भेज देते हैं, एक साथ 10 10 15 15 क्वेश्चन भेज देते हो सीधा। तो ऐसे मत करो भाई, पहले सॉल्व कर लिया करो, ऐसे नहीं कहीं भी क्वेश्चन दिखा भेज दिए, जैसे सर वेले बैठे हैं सॉल्व करके भेजते रहेंगे। इतना वेला नहीं हो यार। तो ये भी थोड़ा, जब क्वेश्चन कोई मिले तो खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ, एक दो दिन टाइम दो, किसी से डिस्कस करो। फिर भी नहीं होता है तब भेजो मेरे पास। बस मुझे लगता है सीधा क्वेश्चन दिखा भेज दिए, लीजिए सर सॉल्व करके भेज दिए, तो सीखोगे क्या तुम? मैं तो सॉल्व करके भेज दूंगा, लेकिन सीखोगे तब ना जब तुम स्ट्रगल करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कुछ नया डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत सारी चीजें समझ आएगी उससे, आसपास उससे रिलेटेड। ओके, हाँ तो बताओ जी। और ये जो क्वेश्चन तुमने पूछा था, ये सुभद्रा ने पूछा था ना, तो तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, क्वेश्चन जब आता है थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। ये जो क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन दिखा लगता है नहीं होगा, थोड़ा सोचो चलो। ये जो क्वेश्चन था, जेड क्या है, एफ एक्स ऑफ एक्स, ठीक था ना। तो ये तो हमने पहले एक रिजल्ट नहीं किया था, इसको प्रूव भी किया था हमने कि दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1।
इसको हमने प्रूव भी किया था। हाँ सर, ध्यान नहीं था। तो जब कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो थोड़ा दिमाग वहाँ लगाओ, देखो कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो गूगल पे सर्च कर लिया करो, तो थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और उसके बाद बाकी तो कुछ था ही नहीं उसमें। वेरिएंस ऑफ जेड तो तुम्हें पता ही है, बी माइनस है भाई, होल स्क्वायर है ना, बी माइनस से होल स्क्वायर 12। ओके, और एक और क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन मिले पहले खुद दिमाग लगाओ, फिर दो चार लोगों से डिस्कस करो, फिर नहीं होता है ना, फिर देखेंगे। और एक क्वेश्चन आया था, तो ये भी मुश्किल नहीं है, ट्राई नहीं किया। क्वेश्चन क्या था कि x be an exponential random variable with parameter lambda, so if x is exponential with parameter lambda, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, एंड क्या दिया है, y जो है, तो इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं। तुम अगर जैम का पेपर सॉल्व करोगे, जैम में है ना क्वेश्चन आए हैं, और जो लोग डिप्स उसका मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा बाहर है ना कूदने से बेहतर है तुम पहले जैम के क्वेश्चन अच्छे से कर लो। अगर जैम का ही पेपर तुमने 4 बार कर लिए ना, तो दुनिया के सारे क्वेश्चन उस लेवल को तुमसे सॉल्व हो जाएंगे जैम लेवल के। तो इधर 10-15 अलग तरह की मटेरियल कोचिंग का उठाने से अच्छा है कि तुम एक बार तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ आ गई ये चीज़, फिर पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर वाला सॉल्व करके देख लो। और कुछ लोगों को, मतलब मैंने बोला कुछ लोगों को लगता है कि सर सारे आंसर याद है। वो तुम्हें लगता है, एक पेपर उठाओ और 3 घंटे बैठ के देखो, मान लो तुम जैम में हो और अभी भी करोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम्हें 100 में 100 नहीं आएगा। तो तुम्हें लगता है कोई पेपर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, तुमने कर दिया, तुम 3 घंटे अलार्म लगा के बैठो, स्टॉप वॉच लगा के, और ऑनेस्टली बैठो कि तुम एग्जाम में हो, करके देखो क्या ऑनेस्टली तुम्हें आता है, 100 में 100 मार्क्स आते हैं, नहीं आएंगे। तुम 3 घंटे के पेपर 5 घंटे में करोगे घर बैठ के, फिर भी पूरे नहीं होंगे। हाँ, तो वो सब मतलब प्रीवियस पेपर करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारा लेवल कितना है। ओके, तो x जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, y जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x का। सो इसका मतलब होता है ना, दिस डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x और smaller than or equal to x. So then what is this? Where जो इसमें लिखा है ऐसे, मुझे इसका मतलब ये पता है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना लेस देन और इक्वल टू, इसमें सिर्फ लिखा है स्मॉलर देन, बट मान लो अगर x इंटीजर हुआ तो लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन x, स्मॉलर देन और इक्वल टू x। तो ये भी कोई ऑथेंटिकल सोर्स लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनका वर्ड्स बड़े है ना क्लियर होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर लिखते हैं, ऐसे उसमें एम्बिगुइटी नहीं होती। सो क्वेश्चन था व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, ठीक था ना। देन y हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा, y हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, y हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा, and y हैज एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर द टेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा। हाँ जी, तो किसी ने ट्राई किया, तुम लोग जो ग्रुप में कोई क्वेश्चन आता है तो करके देखते हो। देखो ये क्या है ना, एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो क्या यूज करोगे तुम लोग, पीडीएफ से क्या यूज करते हो, व्हाट इज पीडीएफ ऑफ एक्स? लैम्डा ई रेज़ माइनस लैम्डा एक्स। लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स इज मोर देन 0। तो ये जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और वाई जो आपने लिया है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। सो वाई क्या होगा, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस?
मतलब y जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा? डिस्क्रीट होगा सर। डिस्क्रीट होगा, राइट। तो इसका रेंज क्या आएगा? रेंज स्पेस x 0 से इन्फिनिटी में है। अब इसकी इंटीग्रल वैल्यू कलेक्ट करो, 0 1 2 3 4 इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यूज है ना, जो रेंज है वो डिस्क्रीट है, मतलब y कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4। अब मुझे हर पॉइंट पे इसका मास पता करना है क्योंकि पीएमएफ निकालना है, क्योंकि y डिस्क्रीट है। तो अब हर नंबर वाला तो नहीं करेंगे, कोई आर्बिट्ररी मान लेंगे नंबर। तो मान लो चलो मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ y इज इक्वल टू k पे, k कोई भी नंबर है इनमें से, ठीक है। सो k इज अ होल नंबर, इस तरीके से। सो हम k पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। k का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज k। तुम माइंड में कोई एक k फिक्स करो, चाहो तो k 3 है 4 है, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 इस तरह कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो मैं एक हिंट देता हूँ, अगर यहाँ पे 2 होता, सपोज k 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज 2, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? k to k plus 1। मोर देन 2 है ना, लेस देन 3, इस तरह से। तो यहाँ के लिए तो अगर मैं k रखा हूँ तो दिस इज k, तो इसकी वैल्यू जो होगी मोर देन k एंड लेस देन, मोर देन इक्वल टू k, लेस देन k प्लस 1। ओके, अब x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तुम्हें और x कॉन्टिन्यूअस है, तुम्हें पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। सो यू कैन सिंपली इंटीग्रेट, क्योंकि x k से k प्लस 1 पे है, सो k से k प्लस 1 पे है, और x का तुम्हें पीडीएफ पता है, यू जस्ट यूज इट। सो लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स dx, इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे कैसे? अब सिंपली इंटीग्रेशन तो आता ही है तुम लोगों को, करो। ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा, एक लैम्डा बाहर है, k टू k प्लस 1, क्या आएगा जी फाइनली? ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा, ये लैम्डा नंबर काट सकते हो, इफ यू वांट यू कैन कैंसिल दिस, ठीक है। इसको कैंसिल कर सकते हो, जो लैम्डा बाहर वाला है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा तुम्हारे पास? ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा के माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा के प्लस 1, यही आएगा इंटीग्रेट हो गया। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, ई रेज़ टू पावर लैम्डा के, ये हो जाएगा ई रेज़ टू माइनस लैम्डा के ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। अब क्या है, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा के कॉमन ले लो, तो होगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, ठीक है जी। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा की पावर के एंड 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। तो अच्छा, के का रेंज क्या है, तो ये आप क्या फाइंड कर रहे थे? y का पीएमएफ के पे। तुम y को स्मॉल y भी ले सकते थे, मैंने k दिया है, यू कैन टेक स्मॉल y समथिंग। और k का वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3, k कोई आर्बिट्री नंबर है ना। अच्छा, इसको थोड़ा और ध्यान से देखो, तो मैं अगर इसको बोल देता हूँ q रेज़ टू पावर k p रेज़ टू पावर 1, यही होता है ना। या इसको थोड़ा मैं अगर अच्छे से लिखूँ, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, e raised to power minus lambda raised to power k, and k is from 0 1 2 up to this. So it is not like p time q raised to power k, k start with 0 1 2, पावर k माइनस 1 तब होता है जब k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। तो वैसा तुम बना सकते हो ना, इसको तुम चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो, p q raised to power m minus 1, m can take value 1 2 3 this, तो मैंने k को m minus 1 कर दिया है, तो m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। कोई भी ये भी यूज कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, सब तो यू। हाँ जी, तो ये कुछ समझ आ रहा है, तो थोड़ा ऊपर ही देख लो। सो ये देख के कुछ समझ आ रहा है आपको? तो P प्लस क्यू हम पता है 1 होता है, ये Q है ये P है, क्योंकि तुम्हें याद होगा ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड पीएमएफ क्या होता है ना। तो यहाँ होगा नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस।
ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया, यहाँ पे जो मैंने p यूज किया है, द प्लेस ऑफ p इज 1 माइनस e रेज़ टू माइनस लैम्डा, in place of q we have e raised to power minus lambda, and p plus q you can check it is 1. So you can simply see y is क्या distribution है जी, Geometric distribution. है ना, so this has geometric It's 1 distribution. minus. And where p is 1 minus e raised to power minus lambda, geometric p. p हमने 1 माइनस e power lambda को ही क्यों लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, पावर k q का होता है इसीलिए। ओके जी, ऐसे ही बोलर क्या है जिसने तीनों क्वेश्चन के फोटो खींच के जैम का नोट सॉल्व कर रहा था, तो उसने फोटो खींच के भेज दिए, पूरे नोट्स ही भेज देते, 50-60 क्वेश्चन होता, 3, 4, 5 सब सॉल्व कर दीजिए सर, ऐसा फालतू फालतू क्वेश्चन था। ओके, देखो ये जो डिस्क वाला नोट्स का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 है कि 3 है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, लेट x1 and x2 be two independent random variable such that x1 plus x2 is a degenerate random variable, then x2 is a degenerate random variable but x2 is not differentiable. तो कोई मुझे पहले तो ये बताओ, व्हाट इज degenerate, degenerate random variable, degenerate distribution क्या होता है? constant period. For a single point it is exists. Constant For period. हाँ कांस्टेंट पीरियड, one ठीक है, for x तो रेंज जो होगा वो सिंगल पॉइंट होगा उसके लिए, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू c इज 1। ओके, तो अगर मैं पूछूं तुमसे व्हाट इज द ex, इसका मीन क्या होता है, डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल का मीन क्या आता है? the point जीरो कैसे? c आएगा सर। Same sir, same. हाँ c आएगा ना, मतलब x हमें पता है Yes प्रोबेबिलिटी sir. Yes. xi इंटू पी आई, ये डिस्क्रीट है ना, तो i 1 ही है, i 1 से स्टार्ट हुआ 1 तक जाता है, xi pi का समेशन, तो x की वैल्यू है c और प्रोबेबिलिटी है उस पर 1, तो c आ गया। तो मैं c के प्लेस पे क्या बोलूंगा, म्यू यूज कर लेता हूँ। तो म्यू एक्चुअली ये जो डीजेनरेट में जो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट कुछ नहीं, एक्चुअली वो मीन होता है। इनडायरेक्टली यू सी, जैसे मैंने बोला कि डीजेनरेट है c पे, इसका मतलब है कि पूरा मास c पे है, x बराबर c पे प्रोबेबिलिटी 1 है। तुमसे कोई पूछता है वो c क्या है, एक्चुअली c कुछ और नहीं, वो मीन ही है एक्चुअली x का, सो दैट c इज नथिंग बट मीन। ओके, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब तुम अब ये भी बोल सकते हो, हेंस मैंने ये भी प्रूव कर दिया है कि डीजेनरेट जो होता है एक्चुअली वो कुछ और नहीं, x इज इक्वल टू म्यू ये होता है इनडायरेक्टली, कोई भी है ना, c को मैंने क्या प्रूव कर दिया, म्यू, तो डीजेनरेट जो कांस्टेंट एक्चुअली कुछ और नहीं, वो मीन ही है उसका, तो यू कैन रिप्लेस c बाय म्यू, सो x बराबर म्यू इज 1, सो दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट अ मीन। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, तो क्वेश्चन जो है उसने स्टार्ट किया है कि x1 एंड x2 बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एक तो इंडिपेंडेंट है सच दैट x1 प्लस x2 इज डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो पहली बात तो x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, एंड दूसरी बात ये बता रखा है, एंड x1 प्लस x2 जो है ये डीजेनरेट है। ओके, क्या मतलब है जी, कि प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट c ले लिया मैंने, तो एक ही पॉइंट पे पूरा मास होता है, डीजेनरेट का मतलब है पूरा मास एक ही पॉइंट पे है, डिस्क्रीट है और पूरा मास किसी एक पॉइंट पे होगा, और वो पॉइंट कुछ और नहीं है, उस रैंडम वेरिएबल का मीन है। तो इनडायरेक्टली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि c इज नथिंग बट मीन ऑफ x1 प्लस x2, ये इन जनरल ट्रू है, ठीक है ना, यहाँ मैं तुम्हें दिखाया करके, सो c इज नथिंग बट मीन ऑफ दिस। अगर थोड़ा और ओपन कर दो तो e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2 बाय प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, एक्सपेक्टेशन,
सो सी इज μ1 प्लस μ2। μ1 मतलब x1 का मी, μ2 मतलब x2 का मी। ठीक है, तो सी तुम्हारे पास एक्चुअली ये है जो वहां लिखा हुआ है, ये सी। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि x1 x2 के बारे में तुम क्या कह सकते हो। तुम्हें बता रखा है x1 प्लस x2 डिजनरेट है, तो x1 x2 के बारे में क्या होगा। x1 डिजनरेट होगा, x2 नहीं होगा। x2 डिजनरेट, x1 नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सिमेट्रिक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, ऐसे समझ आ गया वो ए भी तो करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ए करेक्ट होगा तो बी भी साथ में होगा, तो बी होगा तो ए भी साथ में होगा। तो दोनों सेम बात तो कह रहा है कि x1 x2 कोई डिफरेंस तो है नहीं, तब इंटरचेंज भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन में। तो भैया दोनों करेक्ट ऑप्शन बी ए भी होंगे या दोनों गलत होंगे। ये चीज़ है, अगर सिंगल करेक्ट है तो ए भी तो बाहर ही हो गया, तो सी डी में से कोई एक करेक्ट होगा। ओके, दोनों डिजनरेट है या कुछ भी नहीं कह सकते हम x1 x2 के बारे में, डी ऑप्शन। तो अब देखो, अब इंडिपेंडेंट है, थोड़ा हम क्या करते हैं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी मान लो x1 की वैल्यू है स्मॉल x1, या स्मॉल x1 की जगह मैं लेता हूँ c1। ठीक है, एंड तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन है ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू सी। सो x1 की वैल्यू मान लो स्मॉल c1 ले लिया मैंने, तो x2 की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल C माइनस C1, यही हो गया ना। -C1। क्योंकि दोनों का Yes. सम C आना चाहिए, तो सम C तभी आएगा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट दिया है, तो हम इस जॉइंट PMF को मार्जिनल PMF की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो उससे पहले मतलब ये हमें ये पता है कि C जो कुछ और नहीं है, μ1 प्लस μ2 है, सॉरी, तो यहाँ हो गया 1 हो गया। ओके, अब आपके पास क्या है, डू यू हैव टू नंबर्स जिसका प्रोडक्ट 1 है, तो बताओ वो दो नंबर क्या हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक 2 हो, एक 1/2 हो। Reciprocal of each other। तो ऐसा हो सकता है क्या, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, नहीं। प्रोबेबिलिटी है दोनों, तो 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो कभी ऐसा मतलब बताओ क्या पॉसिबिलिटी, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है और वो दोनों नंबर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 1 के बीच में ही रहेगा। 1, दोनों 1 ही होंगे फिर। बने होंगे। कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम सोचोगे ओके ये 1/3 और ये 3, या ये 1/3 और ये 3, ऐसे कैसे होगा भाई, दोनों प्रोबेबिलिटी है, तो एक से ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता। सो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट है और दोनों प्रोबेबिलिटी है, तो रेसिप्रोकल तो होगा, बट रेसिप्रोकल की यहाँ चांस ही नहीं है, क्योंकि 1 से ज़्यादा एक हो जाएगा, एक 1 से कम हो जाएगा, तभी प्रोडक्ट जाके 1 आएगा। तो लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी जो हमेशा 0 1 के बीच होता है, मतलब मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। सो बिकॉज ऑफ दैट बोथ हैज टू बी 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों को 1 ही होना पड़ेगा। ओके, अच्छा, इससे क्या पता चल गया, इससे पता चल गया कि ओके x1 भी डिजनरेट हो गया, इससे पता चल गया x2 भी डिजनरेट हो गया। अच्छा, यहाँ C1 क्या है, तो C1 कुछ और नहीं है एक्चुअली, क्योंकि तुम्हें पता है मीन निकालोगे तो C1 आ जाएगी, तो दिस इज μ1। सो C1 इज नथिंग बट μ1, एंड C के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है, C क्या था, μ1 प्लस μ2, और C1 मैंने यहाँ दिखा दिया, C1 कुछ और नहीं आएगा, वो क्या आएगा, μ1 आएगा, क्योंकि डिजनरेट में हमेशा वो जो कांस्टेंट है वो मीन ही होता है। सो ये μ1 ही है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या पता चल गया, x2 इज इक्वल टू μ2 इज 1। सो यहाँ सिंपली तुम्हें दिख गया ओके x1 x2 दोनों डिजनरेट हो गया, तो मतलब है बोथ x1 एंड x2 आर डिजनरेट। ठीक है, अब देखो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, उससे भी होगा। उससे भी करोगे इस तरीके से, वो भी इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, तरीके और भी हो सकते हैं ना, मुझे ऐसे समझ आ रहा है तो मैं ऐसे किया, और भी तरीके हो सकते हैं ना, अपने अपने तरीके से सोचोगे तो थिंकिंग की लिमिटेशन नहीं है, कोई कितना भी अपने तरीके से सोच सकता है।
हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट जो है इसका 14 में तो मुझे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लगा, ये ब्रैकेट इधर उधर है ना? जो फोर्थ क्वेश्चन है, x1 x2 हैव द फॉलोइंग पीडीएफ दे रखा है, ठीक है, तो IID हो गया। z जो है log 1 प्लस x1, सो log 1 प्लस x1 दिख रहा है, और दूसरा है प्लस, ये क्या है, log 1 माइनस x1 x2 है। अच्छा, दोनों प्लस ही आई थिंक। इस तरह क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। दूसरा ब्रैकेट कैसे उधर हुआ है ना? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x1 x2 दोनों का पीडीएफ जो है सेम पीडीएफ, मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से है fx इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो वो, तो जो तुम्हें गिवन लैम्डा लग रहा होगा, मतलब वो गिवन रैंडम वेरिएबल नहीं है लैम्डा, लैम्डा एक कांस्टेंट है, सो मतलब इन टर्म्स ऑफ लैम्डा या एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा यू कैन से। सो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर लैम्डा प्लस 1 ये है। और इसने क्या डिफाइन किया है? इसने z को डिफाइन किया है log 1 प्लस x1 प्लस log 1 प्लस x2। तो x क्या है? x मोर देन 0। ओके, तो ये ब्रैकेट ना, मतलब मुझे पहले ही कंफ्यूजन हुआ ब्रैकेट कहाँ पे, अगर यहाँ ब्रैकेट है तो ये log 1 हो जाएगा, नहीं log 1 तो 0 हो जाता है, इसका मतलब है इसमें थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, है ना? तो इसको ब्रैकेट यहाँ होगा। ओके, तो z जो फंक्शन ऑफ क्या है, x1 x2 है। ओके, तुम तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं ये हो जाएगा log 1 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस, सॉरी प्लस है ना, माइनस नहीं है ना, हाँ प्लस है बीच में, log a प्लस log b, क्या होता है log a इंटू b, 1 हाँ 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2। इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो तुम्हारे पास देखो एक ये रिलेशन है, तुम दूसरा कुछ और ले लो, लाइक z की जगह मैं u मान लेता हूँ, तुम इससे ट्राई करके देख लो। सपोज दिस इज u मान लिया, अब v कुछ अज्यूम कर लो। सो व्हाट डू यू वांट टू टेक v, अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसा x1 x2 का टर्म ले लो जो थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारा इजी बना सके, इस तरह से कर सकते हो, जैकोबियन मेथड से सॉल्व कर लो, है ना? क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, सब टू यू, तुम्हें क्या कंसिडर कर, लाइक तुम चाहो तो x1 को ले सकते हो, x2 ले सकते हो, x1 प्लस x2 ले सकते हो। तो थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू मे गेट आइडिया, है ना? जैसे ई रेज़ टू पावर यू हो जाएगा 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2, इस तरीके से आएगा। तो v को चाहो तो 1 प्लस x1 इस टाइप से कुछ कंसिडर कर लो। तो ये 3 वेरिएबल्स में हो जाएगा ना? 3 वेरिएबल में क्यों हो जाएगा? जैसे मान लो तुम्हारे पास हमने वो कॉन्सेप्ट किया है ना, जैसे हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन है, ठीक है, u मुझे गिवन होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो वहाँ एक्स वाई की जगह x1 x2 है, in place ओके of xy you have x1 x2, v you have some other function of xy, so how do you find f u v? तो वही चीज है, so u is this one and v you can consider, तो xy की जगह x1 x2 है, तो इस तरह से v कुछ भी चलो x1 कंसिडर कर लेना, उससे करके देखो हो रहा है क्या। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होगा, एंड देन यू डू द सेम वे, तुम्हें पता है मेथड, सो f ऑफ u v, तो इसको ट्राई करके देखना नेक्स्ट क्लास, लाइक जैकोबियन टाइम fxy, है ना,
x कॉमा वाई। सो एक्स वाई की जगह तुम x1 को x कंसिडर करो और x2 को y कंसिडर करो एंड उसके अकॉर्डिंग यू ट्राई टू सॉल्व इट। सो तुम्हें पहले क्या करना होता है कि x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u v यू गेट, x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u v यू गेट, मतलब x1 x2 मतलब वही x y ले लो। तो पहले x फाइंड कर लो u v के टर्म में, y फाइंड कर लो u v के टर्म में, देन जैकोबियन फाइंड करो, देन ट्राई करो सॉल्व करने का। फिर बाद में v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, सो यू विल गेट पीडीएफ ऑफ u। सो उस तरीके से हो जाएगा जैकोबियन वाले तरीके से, ट्राई करना, ट्राई। ठीक है ना, u पता हमने u ये कंसिडर किया है, v ये कंसिडर किया है। अब तुम्हें u v के टर्म में हाँ यू फाइंड x1 x2 या xy, तुम चाहो तो x1 को रिप्लेस कर देना x से और x2 को y मान लेना। ठीक है, उससे थोड़ा सॉल्व करने में मे भी इजी हो जाए। ठीक है जी, तो ये उसके बाद मेथड तुम्हें पता ही है कि व्हाट टू डू। v तो यहाँ से ना, तो x1 तो v हो गया, अब x2 तुम्हें निकालना है, राइट है ना। x1 इज v, यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया। अब x2 फाइंड कर लो, यहाँ से इससे फाइंड हो जाएगा x2 इन टर्म्स ऑफ u v आ जाएगा ना, देन यू प्रोसीड इट। एंड बाद में जब u v आ गया तो यू फाइंड एफ यू ऑफ u, तो इंटीग्रेट करके देखो होता है क्या, मे बी थोड़ा कैलकुलेशन होगा। x1 लिया, इसका लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, तो यहाँ 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा, इंटीग्रेट करना रह जाएगा। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, बस मे बी इंटीग्रेशन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो x1 x2 का फंक्शन है, x1 x2 का फंक्शन है ना, यहाँ लिया हमने, एंड देन यू प्रोसीड इन द सिंबल। क्या आएगा, e raised to power u है ना, ऐसा कुछ होगा, अपॉन 1 प्लस v एंड -1, ये आ गया। या 1 प्लस x1 ले लोगे थोड़ा और आसान हो जाएगा, अगर तुम इसको 1 प्लस x1 कंसिडर कर लो। सो उससे थोड़ा है ना और इजी हो जाएगा। सो लाइक यू कैन राइट इट, और x1 जो था वो 0 से इन्फिनिटी में है ना, क्योंकि x1 x2 का सेम पीडीएफ है। सो जो v की वैल्यू होगी वो 1 to इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। सो देन यू कैन गेट x2 इजिली e raised to power u अपॉन v, है ना, -1 लाइक दिस। सॉल्व करो इसको, है ना, बाद में इंटीग्रेट करना। अगर तुमने 1 प्लस x1 लिया है तो लिमिट 1 to इन्फिनिटी हो जाएगी, और अगर तुमने सिर्फ x1 रखा है तो 0 to इन्फिनिटी है, इस तरीके से। ओके, तो इसको सॉल्व करना ये मुश्किल नहीं है, तो मेथड पता है, अब इंटीग्रेशन में देखना। नेक्स्ट क्या था पांचवा उसमें, let x1 x2 xm be IID random variables with binomial np। x1 x2 xm, these are IID binomial n comma p। so the distribution of xm, तो ये तो अभी आगे हम कंसीडर करेंगे इस तरह क्वेश्चंस उसमें, अभी तुम देखोगे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में आएगा ना। सो मैक्सिमम ऑफ एक्स आईज, चलो फिर भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला इसने कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्स एम, है ना, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई है, mth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो यू हैव सैंपल ऑफ m एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल np, ठीक है, और एक्चुअली ये डिस्क्रीट है ना, तो मैं xm को y नाम देता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी एट y इज इक्वल टू स्मॉल y मान लो, तो इससे बेटर है पहले तुम क्या करो, CDF लिख लो। क्या आएगा, मैं y का CDF लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो पहले CDF फाइंड करते हैं।
तुम लोग को ये तो पता ही है ना, मतलब किसी एक xi के लिए ना एनी xi इज इक्वल टू r, सो दिस इज ncr p रेज़ टू पावर r q रेज़ टू पावर माइनस r, है ना। सो ये पता है, लेकिन हमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज y इज इक्वल टू स्मॉल y है, सो व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यही पूछा गया है। सो व्हाट इज दिस क्वांटिटी एंड यू हैव द 4 ऑप्शंस। उसको k लिया, y की जगह k लिया है, तो नहीं मतलब व्हाट इज दिस। तो ऐसे डायरेक्टली करोगे थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। y को अगर तुम रखोगे मैक्सिमम xi, सो मैक्सिमम xi इज k, तो वहां से होगा कि फिर ऑल डाटा मतलब जो भी xi है ऑल आर लेस देन इक्वल टू k, ये ना। बट ये नहीं पता मैक्सिमम कौन, तो इससे बेटर है इस तरीके से फॉलो करते हैं। तुम अगर ये फाइंड करो कि y इज लेस देन इक्वल टू k, y का मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ xi इज लेस देन इक्वल टू k। अब xi में मतलब x1 x2 x3 अप टू xm है, और वो x1 x2 x3 xm जो है लेस देन k, इसका क्या मतलब हुआ कि x1 will be less than k equal to k, x2 will be less than equal to k and xm will be less than equal to k, क्योंकि मैक्सिमम जो उन सब का है वो छोटा है k से, तो ऑब्वियसली बाकी जो होंगे वो सब छोटे होंगे ना। जैसे 10 नंबर मेरे पास है, मैं बोलता हूँ कि उन 10 नंबर में जो मैक्सिमम है वो मान लो 10 है, इसका मतलब है बाकी जो 9 है वो भी 10 से कम ही होगा। या मे बी 10, है ना। तो सेम चीज है, मैक्सिमम एक्स जो लेस देन इक्वल टू के है, सो ईच एक्सरसाइज आर लेस देन के। और चूंकि आईआईटी है सो इंडिपेंडेंट है, तुम प्रोडक्ट में लिख सकते हो इस तरीके से। इंडिपेंडेंट है तो हमने ज्वाइंट को लिख दिया प्रोडक्ट में, और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, आईआईडी है ना, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सबका सेम है। तो किसी एक को ही कंसिडर कर लो, अब बाकी इसकी पावर लगा दो m, क्योंकि m टर्म्स हैं, 1 2 3 m टर्म्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो तुम्हें ये पता है कि मीनिंग ऑफ xi इज इक्वल टू r, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी xi लेस देन इक्वल टू r, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो, या यहाँ k है तो मैं k ही लिख देता हूँ, अगर मैंने k स्टार्ट किया, चलो k ही लिख देता हूँ। क्या होगा जी, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ xi या x1, i की जगह 1 ले लिया, x1 इज लेस देन इक्वल टू k, तो कैसे लिखोगे इसको बाइनोमियल में। सर समेशन x from 0 to k 0 से k तक जाएगा। हाँ, NCR r r p raised to r to k R will start to 0 and go till k, क्योंकि लेस देन इक्वल टू k हो गया इसीलिए। ठीक है जी, तो इसी को यहाँ यूज कर लो। सो यहाँ पे आ जाओ, x1 लेस देन इक्वल टू k है तो सेम बात है, तो ये होगा समेशन NCR p रेज़ टू पावर r q रेज़ टू पावर n माइनस r, एंड r जो है वो लेस देन इक्वल टू k है, मतलब x1 लेस देन इक्वल टू k, तो x1 कैन बी 0 1 2 3 अप टू k, तो यही चीज है हम अलग अलग ऐड करें। और इस पूरे की पावर कितनी है जी, m। तो ये क्या फाइंड किया हमने, CDF फाइंड किया, PDF नहीं है ये, सॉरी ये माइनस r है। हमने अभी ये CDF फाइंड कर रहा था मैं y का, बट हमें तो PDF चाहिए। तो देखो ये डिस्क्रीट है y क्या है, डिस्क्रीट है। तो अब बताओ, अगर तुम्हें CDF पता हो, ये था fy ऑफ y, fy ऑफ k, मतलब y की जगह मैंने k यूज किया है, तो fy ऑफ k, तो y यूज करो कोई बात नहीं, तो k की जगह y आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू k, चलो ये रखते हैं। वो CDF है, ये PMF की बात कर रहा हूँ मैं। तो बताओ CDF के टर्म में इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू k की प्रोबेबिलिटी को अगर मुझे CDF के टर्म में लिखना है तो व्हाट कैन बी राइट। sir k is replaced by k minus 1 minus करते हैं।
पीडीएफ में से अगर पीडीएफ निकालना होता है तो फिर माइनस कर देते हैं ना। हाँ जैसे देखो, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये फॉर्मूला होता है इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस हो ना हो, एक्स कोई भी, मान लो इफ एक कॉन्सेप्ट था, इफ एफ एक्स एक्स इज सी डी एफ ऑफ एक्स, देन प्रोबेबिलिटी किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी चाहिए सी डी एफ को यूज करें, तो मैंने तो बताया था यू कैन टेक एक्स माइनस f of lower value of x. हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ मैंने ऐसे बताया होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसमें क्या होता है, सी डी एफ की प्रॉपर्टी होती है कि वो राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू सेम रहती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट उससे पीछे आ गई। तो यही चीज़ तुम यहाँ अप्लाई कर दो, मतलब ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो सेम बात है, तुम ऐसे लिख सकते हो। तो ये यहाँ लगा के देखो, तो यहाँ डिस्क्रीट की बात हो रही थी, एफ एक्स ऑफ के माइनस एफ एक्स ऑफ के की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी डिस्क्रीट में, के माइनस वन, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं कि उसका तुम ढूंढ नहीं पाओगे, डिस्क्रीट है, दिस इज के माइनस वन, मतलब डिफरेंस, वही बात तुम सही कह रहे थे डायरेक्टली, फिर डिफरेंस ले लेते हैं, है ना। मुझे अगर प्रोबेबिलिटी 2 पे चाहिए तो मतलब इसको मैं दूसरे वर्ड में अगर लिख दूं तब ज़्यादा समझ आएगा शायद, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू के है, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ना, y लेस देन इक्वल टू के माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू के माइनस वन। तो ये नंबर है, यहाँ के माइनस वन है, यहाँ के है, तो हमने कहा कि तुम्हें के पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो जो वैल्यू के से छोटी है ना उसमें से माइनस कर दो, ये कंसिडर करो, इनमें से इसको माइनस कर दो, तो बचा सिर्फ के पे प्रोबेबिलिटी वाला मास, ठीक है, क्योंकि बीच में तो मास है नहीं, तो डिस्क्रीट है। ओके, तो अब यहाँ से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का जो पूछना चाह रहा है, ठीक है जी। तो के के टर्म में लिख रहा हूँ, इसमें हो सकता है वाई के टर्म में लिखा हो, मैं भी तो देखो तो क्या होगा, एनसीआर या एनसीआर की जगह बुक में तुम देखो तो आई यूज किया है, कोई बात नहीं, आई आर को आई यूज कर लो, पी की पावर आई क्यू की पावर एन माइनस आई, और इसकी पावर है एम, अच्छा इसका समेसन भी है, ये मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ से ऊपर से, क्योंकि हमने ऊपर ये निकाला हुआ है, इसको यूज कर रहा हूँ, सीरियस को ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, समेसन आई कैन स्टार्ट टू 1 गो टिल के, और इसकी पावर एम माइनस समेसन एन सी आई पी रेज टू पावर आई क्यू रेज टू पावर एन माइनस आई, एंड इसकी पावर है फिर से m, क्योंकि यही यूज करना है, बस लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ k की जगह k माइनस वन आ गया, तो i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और k माइनस वन तक जाएगी, तो ये आंसर आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ये। ठीक है जी, हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो आगे क्या, और बताओ, डाउट्स ग्रुप में आए सारे हो गए ना, कोई बचा है? अभी जो जैम से रिलेटेड वही क्वेश्चन करो, मेनली फोकस करो, बाद में करना।